हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी का क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा। इसमें टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन आता रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्माती सभा की किस समिति के द्वारा सितंबर 1949 में निर्णय कर दिया गया था। तो किस समिति के द्वारा ये बोला गया था कि हिंदी जो है भारत के संघ की राजभाषा होगी। तो ये जो है आपका प्रारूप समिति के द्वारा बोला गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो 14 सितंबर 1949 को ये निर्णय लिया गया था कि हिंदी जो है आपके भारत संघ की राजभाषा होगी। इसीलिए आपका 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा। तो बहुत सारे लोग ऐसा आंसर टिक करके आते हैं कि राष्ट्रभाषा है। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा कि हिंदी जो है आपकी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। इसका उल्लेख जो है आपका 343 आर्टिकल से लेके 1 मिनट, आपका 343 आर्टिकल से लेके जो है 351 तक है। इसे ध्यान रखिएगा। और भाग कौन सा है भाषा का? तो आपका भाग 17 है। इसे भी ध्यान रखिए। भाग 17 में 343 से लेके 351 तक है। और 343 एक में जो है आपका ये बोला गया है कि हिंदी जो है वो राजभाषा है। चलिए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका कि इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था ये आपको जो बताया गया था हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में। और इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया तो उसको क्लास को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कौन नहीं थे? तो आपका J.N. रूट जो थे वो नहीं थे। बाकी पैथिक लॉरेंस, आपका A.V. अलेक्जेंडर और स्टेफन क्रिप्स जो थे वो तीनों लोग जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। पर J.N. रूट की बात करते हैं तो ये जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। आपका J.N. रूट की बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री एटली जिन्हें बात करते हैं तो प्रधान एटली यानी कि प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली की बात कर रहे हैं। वो जो है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन आपका ज्वलंत समस्याओं पे जो है भारतीय के विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। तो कब घोषणा की थी? तो ध्यान रखिएगा 15 फरवरी 1946 को। और 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आपका 24 मार्च 1946 को। ध्यान रखिएगा 3 सदस्य थे। सदस्य कौन कौन थे? आपका सदस्य जो थे वो एक थे पैथिक लॉरेंस की बात करते हैं तो भारत के सचिव थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। A.V. अलेक्जेंडर को देख लीजिए तो नौसेना के मंत्री थे। तो ये तीनों लोग जो है कैबिनेट मिशन के तहत भारत आए थे। एटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत जो है किसने की थी? तो अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। इस काम में जवाहरलाल नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल जी ने उनकी सहायता की थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? तो आपका खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो है किसके पास था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा था। गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। रक्षा मंत्रालय की बात करते हैं तो किसके पास था? तो ये था बलदेव सिंह के पास था। इसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है हमेशा एग्जाम में ऐसे। क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो ये अस्थाई सदस्य था, न कि अस्थाई सरकार थी। तो ध्यान रखिएगा ये एक अस्थाई थी, न कि अस्थाई सरकार थी। तो अंतरिम सरकार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है खाद्य एवं कृषि विभाग था। 26 सितंबर 1946 को जो है नेहरू जी ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की थी। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा मंत्रालय किसके पास था, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। और अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जवाहरलाल नेहरू जी के अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो श्रम मंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिएगा श्रम मंत्री जो थे वो जगजीवन राम जी थे। तो जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय मिला था। और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में, अरोड़ा आसिफ अली जी को क्या मिला था और श्री राजगोपाला जी को। देखिए यहाँ पे 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में गठित भारत सरकार की अंतरिम सरकार में जगजीवन राम जी को जो है श्रम मंत्री बनाया गया, जबकि अरोड़ा आसिफ अली जी को जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्री। देखिए अरोड़ा आसिफ अली जी को क्या बनाया गया था, तो रेलवे एवं परिवहन मंत्री। और श्री राजगोपालाचारी जी की बात करते हैं तो आपका शिक्षा मंत्री। जवाहरलाल नेहरू जी को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल का कार्यभार तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह, सूचना एवं प्रसारण का दायित्व दिया गया था। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बताया गया है और रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह जी के द्वारा मतलब विभाग का देखरेख वो कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो कितना परसेंट था वयस्क मताधिकार के भारत का, तो आपका 10 से 15% था। जब ये क्वेश्चन पूछा था तो बहुत सारे लोग जो है ज्यादा को टिक करके आए थे, तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपका भारतीय संविधान के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत जो था वो 10 से 15% था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब थी, तो 9 दिसंबर 1946 को थी। और आपका अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। फिर 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये जो थे अस्थायी थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि आपका संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो BN राव जी थे। ये भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया है। तो जहां भी केंद्र के पास ज्यादा शक्ति होगी और आपको समझ नहीं आता है कि हम कहाँ पे टिक करें, तो आप कनाडा को टिक करिएगा, क्योंकि वहां पे केंद्र को ज्यादा पावर दी गई है। तो आपका क्या पूछ रहा है कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कहाँ से उधार लिया है, तो कनाडा से उधार लिया है। यूएसए से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएसए से आपका मूल अधिकार और आपका महाभियोग, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है उसकी प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब जो है यूएसए से लिया गया है। तो आगे आएगा क्वेश्चन तो आपको बताया जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से प्रेरित है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार इत्यादि भी प्रेरित है। तो अवशिष्ट शक्तियां भी आपका कनाडा से, राज्यपालों की नियुक्ति भी कनाडा से, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार के बारे में जो दिया गया वो सब भी प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। यह तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो भारत क्या अनुमति देता है, तो कुछ मूल अधिकार रखने की अनुमति देता है। आप प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे आपका भारत के संविधान की प्रस्तावना कुछ मूल अधिकारों के रखने से संबंधी जो है न्याय की गारंटी देता है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन जो है 1953 में राज्य के पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो देखिए क्या पूछ रहा है, सदस्य के बारे में पूछ रहा है, न कि अध्यक्ष के बारे में। तो आपको पिछले वाले क्लास में, हिस्ट्री का जो क्लास हुआ था उसमें ये बताया गया था
सदस्य के बारे में, और ये भी बोला गया था कि इसे ध्यान रखिएगा। तो कौन थे, तो आपका के.एम. पार्डीकर और हृदयनाथ कुंजरू की बात करते हैं तो ये दोनों लोग सदस्य थे, और अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। तो ध्यान रखिएगा किसके बारे में पूछा है, सदस्य के बारे में। तो पहला और दूसरा दोनों आपका सही हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, सदस्य पूछ रहा है कि अध्यक्ष, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है कि वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि के.एम. पारीकर तथा एच.एन. आपका कुंजरू इस आयोग के सदस्य थे। वर्ष 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो फजल अली आयोग जो थे वो अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए थे, तो 1955 में किए थे। ध्यान रखिएगा सबसे पहले राज्य के पुनर्गठन के आयोग पे कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो है देश को बनाता है। तो क्या बनाता है, तो देश को एक संघ बनाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो है देश को एक संघ बनाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अनुच्छेद 1 जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यह संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और अन्य अधिग्रहित क्षेत्रों का समावेश होगा। इसे संविधान सभा के भाग 1 और अनुच्छेद 1 में उल्लेखित किया गया है। क्या कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 1 और भाग 1 में। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका जो है जनगणना विभाग के द्वारा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप इसे डायरेक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। जैसा कि बताया गया आपको कि मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकारों को लिया गया है। यहाँ से आपका उपराष्ट्रपति का पद को लिया गया है। फिर बात करते हैं तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में रिपीट कर करके ये क्वेश्चन पूछता है। तो पहले आपके जो है 7 मौलिक अधिकार थे, अभी आपका रिसेंट में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 हैं। आपका जो है संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो आपका 44 संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे क्या कर दिया गया था, आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया था। किसमें, आर्टिकल 300 क। ये भी ध्यान रखिएगा कि किस भाग में आर्टिकल 300 क है, तो भाग 12 में है। ये तो सब बता देंगे कि आपको किस आर्टिकल में कर दिया गया था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के आपका 300 क में कर दिया गया था। भाग कौन सा है, तो भाग आपका 12 है। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है, आपका भाग 3 में है। पहले जो है आपका कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे। आर्टिकल नंबर 31 में आपका संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा के जो है आर्टिकल नंबर 300 क में कर दिया गया है कि संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति का अधिकार जब हटाया गया तो उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे, किसकी सरकार थी। बात करते हैं तो मुरारजी देसाई के समय जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत की अवधारणा जो है किस संविधान से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, तो आपका जो है आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड भी इसे कहाँ से लिया है, तो स्पेन से। यह भी क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। आपका भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक की सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान के भाग 4, इसमें भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 जो है निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कार्यों से अवगत कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
देखते हैं कि भारत जो है, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य के बारे में पूछा है तो देखिए आपका क्वासी फेडरल स्टेट जो है एक अर्ध संघीय राज्य जो है देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है तो बिल्कुल सही है, अर्ध संघीय की बात करता है भारत। सेकेंड क्या पूछ रहा है कि भारतीय संघवाद देश की एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है, कई शक्तियों में विभाजित होता है, न कि एकल। तो आपका दो गलत है, दूसरा जो है आपका ऑप्शन गलत है। थर्ड क्या पूछ रहा है कि भारतीय संघवाद जो है सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है की बात कर रहा है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्ध संघीय राज्य के बारे में बात करता है भारत, तो ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है। देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को। आपका एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। संघवाद सरकार एक प्रणाली है, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता जो है, संघवाद के बारे में बात कर रहा है, सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीकरण, प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच जो है विभाजित होती है। उल्लेखनीय है कि 1919 के अधिनियम में डायरकी की शुरुआत की, यानी कि द्वैध शासन के बारे में बात कर रहा है। द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई तो 1919 अधिनियम के तहत, जिसे जो है ब्रिटिश भारत के संघवाद की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को पहले समझिए कि जैसे हमारा लोकसभा और राज्यसभा होता है तो लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं उनकी बात कर रहा है कि लोकसभा का या राज्यसभा का जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जैसे आपका मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन है, तो ऐसा है कि जो उसमें आपको भाषा नहीं समझ में आती है तो क्या है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो जो अध्यक्ष है लोकसभा का वो आपको बोल सकता है, किस अनुच्छेद के तहत आपको इजाजत दे सकता है कि आप अपने मातृभाषा में बातों को कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि सदन का जो अध्यक्ष होता है वो किस अनुच्छेद के तहत जो है सदन के सदस्यों को बोल सकता है, इजाजत दे सकता है कि आप अपनी मातृभाषा में बातों को रख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बात रखना है और आपको इंग्लिश समझ नहीं आती है और आप किसी और राज्य से हैं तो आपको हिंदी भी नहीं आती है, तो आप अपनी मातृभाषा में उस बात को रख सकते हैं। तो ये अनुच्छेद आपका जो है अनुच्छेद 120(1) के तहत, ध्यान रखिएगा हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, 69वीं बीपीएससी में बना है ये, आपका टीआरई में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120(1) का प्रावधान करता है कि अध्यक्ष जो है सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। आपका अध्यक्ष जो होता है वो सदन के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी सदन को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देता है। अनुच्छेद 110(1) के बारे में बात करते हैं, धन विधेयक, तथा अनुच्छेद 122(2) का संबंध जो है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करने से है। तो न्यायालय जो है संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता, उसके बारे में उल्लेख कहाँ दिया है तो 122(2) में, और 110(1) में क्या दिया है, धन विधेयक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पांचवी अनुसूची है आपकी, टोटल 12 अनुसूची है जिसमें से पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो आपका अनुसूचित जनजाति लोगों के सुरक्षा से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति समूह के लोगों को शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को शामिल नहीं किया जाता है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ये चारों राज्य जो है इनके लिए अलग से प्रावधान है, किसमें, अनुसूची छठवीं अनुसूची में, और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान किया गया है। पांचवी अनुसूची के तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ऐसी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण जो है 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है।
तो आपका जो समानता का अधिकार दिया गया, आपका मौलिक अधिकार, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है आपके पास। तो समानता का अधिकार जो है आपका 14 से लेके 18 के बीच में है। उसी में आर्टिकल नंबर आपका 17 है, जिसमें बात की गई है, क्या बात की गई है, अस्पृश्यता को समाप्त करने की, यानी कि जो छुआछूत है उसको समाप्त करने की बात किसमें, किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल नंबर 17 में। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और इसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा, यानी कि आप किसी के साथ कोई भेदभाव करते हैं तो वो आपके लिए क्या होगा, एक अपराध होगा। जो आपका विधि के अनुसार जो है दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 का संबंध जो है विधि के समक्ष समता के बारे में दिया है। और बात करते हैं अनुच्छेद 15 के अनुसार जो है राज्य के किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 14 में आपका विधि के समान विधि के समक्ष समता की बात करता है कि सब विधि के समक्ष जो है सभी समान रहेंगे। और 15 में बात क्या करता है कि आपको जाति, धर्म और लिंग और आपका जन्म स्थान और वंश के आधार पे आपसे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 22 की बात करता है क्या संबंध जो है गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ के संरक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। तो सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना, तो 1975 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सह राज्य कब बना था। देखिए यहाँ पे आपका सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को बना। सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। तो ये ध्यान रखिएगा 16 मई 1975 को जो है पूर्ण राज्य बना था सिक्किम। और कौन से स्थान पे, मतलब कौन सा राज्य बना था, तो 22वां राज्य बना था। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समुद्र पारी भारतीय नागरिकता यानी कि OCI क्या बोल रहा है, OCI के बारे में, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओवरसीज सिटीजनशिप आपका ऑफ इंडिया। इसके बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये जो ओवरसीज सिटीजनशिप आपकी नागरिकता है वो किस संशोधन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो नागरिकता अधिनियम 2003 के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बात करते हैं तो समुद्र पारी भारतीय नागरिकता जो है योजना भारत के नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पारी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कराने हेतु योग्य होंगे जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात जो है भारत के नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे। तो देखिए कहना क्या चाहता है, जैसे कि आपका जब जो है हमारा भारत जो है वो पूरी तरीके से एक था, तो जब ये विभाजित हुआ तो हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उससे पहले जो है सॉरी उससे पहले जो है कि जो भारत में हमारे लोग थे वो क्या हुए कि बाहर चले गए। समुद्र पारी का मतलब है कि विदेश, यानी कि वहां की जाके नागरिकता अगर उन्होंने ले लिया तो आपका नागरिकता अधिनियम में ये बोला गया था कि वहां आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो 2003 अधिनियम द्वारा ये प्रावधान लाया गया कि उनकी नागरिकता जो है समाप्त नहीं की जाएगी, मतलब वहां की वो उनके पास नागरिकता रहेगी। यदि 26 जनवरी 1950 से पहले के वो भारत के सदस्य रहे हैं तो उनकी नागरिकता यहाँ भी रहेगी, यानी कि वो वहाँ की नागरिकता भी रखेंगे और यहाँ की भी नागरिकता रखेंगे। लेकिन जो ज़्यादा भारतीयों को लाभ मिलता है उस तरीके से इनको लाभ नहीं प्राप्त होगा, परंतु इनका अनिश्चित काल के लिए रहेगा। जैसे हम भारतीय हैं तो हमारा निश्चित काल के लिए पता है कि हमारे पास नागरिकता है, पर जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की नागरिकता है वो अनिश्चित काल के लिए रहेगी, न कि निश्चित काल के लिए। तो यहाँ पे रुक सकते हैं आके नागरिकता के तौर पे, परंतु उन्होंने जब विदेश की नागरिकता ले ली है तो पहले क्या बोला गया था कि विदेश की नागरिकता आप लेते हैं तो स्वयं आपकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो 2003 का अधिनियम आया
तो इसके द्वारा ये बात किया गया कि अनिश्चित काल के लिए जो है आपकी नागरिकता भारत की भी नागरिकता रहेगी, यानी कि एक साथ वो दो नागरिकता को रख सकते हैं। जहाँ पे उन्होंने पहले नागरिकता लिया है उनका निश्चित काल के लिए रहेगा, और भारत से वो बाहर चले गए हैं तो उनकी नागरिकता भारत में अनिश्चित काल के लिए रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। तो किसे करता है, तो आपका किसके बारे में बोल रहा है कि प्रस्तावना में बंधुत्व किसके बारे में बोलता है, तो आपका व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के बारे में और देश की एकता और अखंडता के बारे में बोलता है। बंधुत्व किस बारे में बात करता है प्रस्तावना में, तो व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना और देश की अखंडता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही। तो देखिए बीपीएससी में ऐसे भी क्वेश्चन बन रहा है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। आपका न्याय कितने प्रकार के दिया गया है, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये भी क्वेश्चन बना था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ है जो भाईचारे की भावना, यह एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व जो है मुख्यतः 2 बातों को आश्वासित करता है, आपका व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। जैसा कि बताया गया था आपको कि आर्टिकल नंबर आपका 17 जो है आपका जो छुआछूत है उससे जो है आपको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आपको छुआछूत नहीं करना है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन, रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा, यानी कि जो नौकरी है, रोजगार के जो क्षेत्र है उसमें समान अवसर प्रदान किया जाएगा आर्टिकल नंबर 16 में, और किसी तरीके से आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा लिंग, जन्म स्थान और जाति के आधार पे आपसे। और आपका जो है अस्पृश्यता आर्टिकल नंबर 17 में ये बोला गया है कि अस्पृश्यता के बारे में कि आपसे कोई भी जैसे छुआछूत का होता है ना कि ये ऐसे ऐसे, तो छुआछूत के को समाप्त किया गया है आर्टिकल नंबर 17 में। इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो आपका 14 से लेकर 18 के बीच में जो है समानता का अधिकार में आर्टिकल नंबर 17 आता है, जिसमें छुआछूत को प्रतिबंध किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप छुआछूत करते हैं तो आपने देखा आपको इसके लिए दंडनीय अपराध होगा, आप दोषी सिद्ध किए जाएंगे। इसके लिए देखते हैं कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार के अधिकार है, यानी कि आप जो चुप रहते हैं, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है, तो ये आपका एक मूल अधिकार है। ध्यान रखिएगा, बोलने की और बोलने की जो स्वतंत्रता है वो भी आपका मूल अधिकार है, और चुप रहने की स्वतंत्रता जो है वो भी आपका मूल अधिकार है। तो कुछ और मत समझ लीजिएगा कि चुप रहने की स्वतंत्रता ये कौन सा अधिकार है। ये आपका देखिए यहाँ पे भारत में चुप रहने की स्वतंत्रता जो है एक मूल अधिकार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित किया गया है। इसके अनुसार जो है इसके अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान जो है आरोपी को जो है आत्मदोषारोपण के खिलाफ अधिकार देता है, जो कानून का एक मौलिक सिद्धांत है। यानी कि आप अपने खिलाफ जो है गवाही नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने अपने खिलाफ गवाही किया कि मैंने इनको मारा है, मैंने इनका मर्डर किया है, तो उसको सरकार वो चीज़ नहीं मानेगी। आप अपने खिलाफ जो है गवाही नहीं दे सकते, और अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आपको बाधित भी नहीं किया जा सकता। ये एक दंडनीय अपराध है। चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्रावधान दिया है, इधर सूची दिया है। तो देखिए क्या बोल रहा है आपका कि कार्य की न्याय संगत एवं मनावोचित दशाएं, ये किस आर्टिकल में दिया गया है। इसके कहने का क्या मतलब है कि कार्य की न्याय संगत एवं मनावोचित दिशाएं, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको वो काम दिया जाए। ये आपका जो डीपीएसपी है उसमें दिया गया उल्लेख है। आपका जो
आपका 36 से लेकर 51 के बीच में है, तो ये आर्टिकल नंबर कौन से में दिया गया है, तो आपका आर्टिकल नंबर 42 में। तो इसके कहने का मतलब है कि आपको वो काम दिया जाए जो आप कर सकते हैं, यानी कि वो काम करने में आप समर्थ हो, यानी कि ऐसा आपको काम न दिया जाए कि जिसे आप कर ही नहीं सकते हैं। तो कार्य की न्याय संगत और आपको उसकी मजदूरी भी ढंग से दी जाए, यानी कि जितना आप काम करते हैं उसकी मनोचित आपको दशाएं उपलब्ध कराई जाए। ये नहीं कि आपसे काम ऐसा कराया जाए जो आप कर ही नहीं सकते, आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आप उसमें सक्षम हैं, आप कर सकें। तो ये अनुच्छेद किस में दिया है, तो आर्टिकल नंबर 42 में दिया गया है। और क्या बोला है, सेकंड बोल रहा है कि कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, यानी कि ये आर्टिकल नंबर आपका 43 में दिया गया है। इसके कहने का क्या मतलब है कि यदि आप काम करते हैं, यानी कि ये नहीं कि आपसे काम बहुत ज्यादा करवाया जाए और जो आपको सैलरी है बहुत कम दिया जाए। तो ये उल्लेख किया गया है कि आपको काम जितना करेंगे आपको उसी हिसाब से इन्हें सैलरी भी दिया जाएगा, आपको सैलरी भी देना पड़ेगा, कि आप जितना काम करेंगे आपका उतना सैलरी लेने का हक है। पर ये क्या है ना कि आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि ये डीपीएसपी में है, ये आपका मौलिक अधिकार में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको वो काम करने की मतलब बात करता है, कार्य की न्याय संगति, जो आप काम करने में समर्थ हो और वैसी आपको दशाएं उपलब्ध कराया जाए ताकि आप उस काम को अच्छे से कर सके बिना किसी असमर्थता के। तो देखिए आर्टिकल नंबर ये 42 में दिया गया है, और जिस हिसाब से आप काम करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, आप काम कम कम काम करते हैं तो आपको कम पेमेंट मिलेगा, आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। मतलब आप इतना काम करिए ताकि आपके बच्चों का पालन पोषण हो जाए, आपको इतनी निर्वाह मजदूरी दी जाए। तो किसमें दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 43 में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, समान सिविल संहिता की बात करता है, तो ये सबको याद होगा, ये 44 में है, यानी कि आर्टिकल नंबर 44 में। और बोल रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के समान एवं वस्तुओं को संरक्षण, यानी कि जो राष्ट्रीय तौर पे महत्वपूर्ण है उनकी वस्तुओं को हमें संरक्षण रखना है। किसमें दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 49 में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका, आपका ए का 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर ए का कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वही दिया है। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के मूल अधिकारों के बारे में सही है। तो देखते हैं मूल अधिकार के बारे में। क्या बोल रहा है कि आपका वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायी की सत्ता के मध्य जो है संतुलन की अद्वितीय घोषणा। तो ये सही है, यानी कि सर्वोच्चता और जो न्यायालय की बात कर रहा है और संविधान की बात कर रहा है के बीच, और विधायिका जो होती है उसके बीच संतुलन बनाए रखने की बात कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि वे लोग के अधिकारों तथा देश की सुरक्षाता के मध्य जो है संतुलन का निर्माण करते हैं। ये भी सही है, यानी कि आपका अधिकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर देश की सुरक्षा के खिलाफ हो जाए, यानी कि आपका अधिकार और देश की सुरक्षा दोनों के मध्य जो है संतुलन बनाए रखने का ही मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। वे न केवल राजनीतिक वो न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी एक, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, यदि आपको क्वेश्चन लेंदी लगता है तो आप ऑप्शन नंबर डी पे जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, और जिसे आता होगा वो प्लीज पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट बिना पढ़े ही ऑप्शन नंबर डी टिक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि भारत के मूल अधिकारों के बारे में दिए गए प्रश्न एक से अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 के तहत आपके संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकार को देश के संविधान द्वारा गारंटी सुरक्षा प्रदान की गई। ये संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य जो है संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। यह न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता है बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करता है। तो ये भी सही है। तो आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कल देखेंगे। बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ये आपका पीआरटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीआरटी में आपका पता है पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आता है। ये जनरल पेपर में पॉलिटी नहीं आता है, पर मेन पेपर में आपका पॉलिटी आता है। तो चलिए बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।